divided by x plus 2. मॉडुलस x प्लस 2 मॉड्यूलस नहीं है सर इसमें. ऊपर मॉडुलस है नीचे नहीं है, यस सर. या दोनों के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है? नहीं, सिर्फ ऊपर वाले के है और लेस देन 1. लेस देन 1. ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे मॉडुलस x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 माइनस 1 इज लेस देन 0. अब ये मॉडुलस हटाने का क्या रूल है? जो मॉडुलस x प्लस x माइनस 1 है उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं. मॉडुलस x minus 1 is equal to x minus 1 if x minus 1 is greater than or equal to 0. That is x is greater than or equal to 1. तो इसमें केस फर्स्ट बना लीजिए कि x is greater than or equal to 1. तो अगर x greater than or equal to 1 होगा तो मॉडुलस x minus 1 x minus 1 के इक्वल हो जाएगा. तो फिर ये बन जाएगा x minus 1 upon x plus 2 minus 1 is less than 0. तो ये x minus 1 minus x minus 2 divided by x plus 2 is less than 0. ये x से x कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0. इस पूरी इक्वेशन को अगर माइनस 3 से डिवाइड कर दी जाए, पूरी इक्वेशन को माइनस 3 से डिवाइड कर दी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. ये स्टेप समझ में आ रहा है बेटा? डिवाइडिंग बाय माइनस 3. तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. यहाँ से माइनस 3 खत्म हो जाएगा और 0 अपॉन माइनस 3 0, और नेगेटिव नंबर पे डिवीजन की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है. तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे कंडीशन आ रही है x इज ग्रेटर देन माइनस 2. तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा? नाउ x is greater than or equal to minus 1, x is greater than or equal to 1, and x is greater than minus 2. So therefore x is greater than or equal to 1. तो इसका सोल्यूशन आ गया x is greater than or equal to 1. क्योंकि अगर माइनस 2 से बड़ा होगा तो हो सकता है कि 1 से छोटा हो जाए, लेकिन कंडीशन इसमें है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए. तो इसलिए x is greater than or equal to 1 होगा. अगर 1 से बड़ा होगा तो माइनस इस वाली कंडीशन को तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा. तो इस कंडीशन को इसके साथ कंबाइन करके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब दूसरा केस लेते हैं. ये x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 के इक्वल होगा अगर x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, यानी कि x इज लेस देन 1. ये 1 माइनस x हो जाएगा. तो देयरफॉर अब ये देखिए केस सेकंड लेते हैं. केस सेकंड में x इज लेस देन 1. तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये बन जाएगी 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 इज लेस देन 0. इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0. तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0. ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है. फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं. तो उसको नंबर लाइन पे सॉल्व करिए. इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? इससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -1/2 और इससे क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2. ये दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, -2 एंड -1/2. तो अगर हम -2 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, जैसे -3 हमने ले लिया, तो अगर इसको यहाँ पे -3 रखते हैं तो ये 6 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. -2 से -1/2 -1 आएगा. अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर -1/2 से आगे चलेंगे 0 रख दीजिए तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव. हमें नेगेटिव वाला आंसर चाहिए. तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज -∞ टू -2 यूनियन -12 टू ∞.
ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि x जो है 1 से छोटा होना चाहिए, x 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब हम 1 के आगे नहीं बढ़ सकते, इस वाले सॉल्यूशन को छोड़ना पड़ेगा। हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग x 1 से छोटा होना चाहिए, तो x अगर 1 से छोटा होगा तो ये 1 पे खत्म हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1/2 टू 1। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आया, लेकिन इसमें जो कंडीशन है उसको अगर ध्यान में रखते हैं कि x 1 से छोटा होना चाहिए, तो हम 1 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये फिर -1/2 से लेके 1 तक पे ही रुक जाएंगे, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये दोनों चीजें तो हो नहीं सकती एक साथ, तो इसका ये और हो जाएगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। और किसको रिप्रेजेंट करता है? और रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, तो इसका और इसका यूनियन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1/2 टू 1। ये तो पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, और इसको यूनियन हमने कर दिया दूसरे वाले पार्ट के साथ, इस पार्ट के साथ, ये 1 से लेके इंफिनिटी तक हो गया, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 इसमें इंक्लूडेड है, तो 1 को यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लेंगे। तो अब देखिए, अब इस वाले पार्ट से ये वाला सॉल्यूशन भी आ गया है ना, तो जब इसको इसके साथ यूनियन करेंगे तो ये पूरा -12 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 तो यूनियन, और इन दोनों को यूनियन करोगे तो ये -1/2 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? जिसका डाउट था उसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें? मॉडुलस को हटा के इसको सॉल्व करेंगे, और मॉडुलस को हटाने का ये रूल है। पहले मैं डाउट्स बता दूं, आज मेरी और कोई क्लास नहीं है, मैं फ्री हूं, आप जितनी देर तक बोलेंगे उतनी देर तक पढ़ाता रहूंगा, आप बेझिझक अपने डाउट्स पूछते रहिए बेटा। और किसी को कोई डाउट है तो, वरना फिर मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा, उससे पहले जो डाउट्स है पूछ लीजिए। बस, और किसी को कोई डाउट नहीं है? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूं? देखिए, प्रोबेबिलिटी में आपको एक और बेनिफिट होगा कि आपका जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो भी रिवाइज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन, a coin is tossed twice, coin is tossed twice, find the probability of getting, find the probability of getting exactly one head। ठीक है, तो कॉइन को 2 बार उछाला जाता है और उसमें एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कितनी होगी। तो इसमें हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले है ट्रायल। ट्रायल क्या चीज होती है? उसके बाद है आउटकम्स। जो आउटकम्स है इनका एक दूसरा नाम भी होता है, आउटकम्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स।
ठीक है। फिर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ये एक सेट होता है, इन सारे इवेंट्स को यानी कि आउटकम्स को अगर आप एक सेट के अंदर बंद कर दोगे तो वो एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। फिर आता है इवेंट। इवेंट एक सेट होता है, सेट ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स है इसको हम आउटकम्स भी बोलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स के सेट को इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये होता है एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। ठीक है, और ये किसके लिए है? फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। प्रोबेबिलिटी इज सेम। जैसे आप एक कॉइन को उछालते हो, उस कॉइन में हेड या टेल आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। तो उस केस में जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा, इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रायल हम कर क्या रहे हैं? ट्रायल है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, ये ट्रायल है। आउटकम्स, अगर कॉइन को 2 बार उछालोगे तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आएंगे? हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब आप जब ट्रायल करोगे तो इनमें से कोई सा भी आउटकम आ सकता है। तो जब आप ट्रायल करते हो तो आउटकम्स जो भी आते हैं उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, यानी कि उन्हीं से मिलके इवेंट बनता है। इसको अगर सेट के अंदर बंद कर दोगे, जैसे इन एलिमेंट्री इवेंट्स का हमने सेट बना दी, ठीक है, ये सेट बन गया, तो ये सैंपल स्पेस होगी। अब इसमें से फेवरेबल जो प्रोबेबिलिटी हम चाहिए उसके फेवरेबल क्या होगा? हमें क्या चाहिए? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड, ये दो हमारे फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो इनको अगर हम बनाएंगे तो हमारा इवेंट बन जाएगा। तो इवेंट क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू, ये दो आएंगे एच टी और टी एच, ये हमारा इवेंट होगा। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स आते हैं। टोटल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस, और फेवरेबल आउटकम मतलब इवेंट। अब काउंट करिए कि इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, 2 हो गए। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऐसे एक सिचुएशन दी हुई होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो ऐसे आप सैंपल स्पेस बना दोगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताता हूँ अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के। देखिए एग्जाम्पल तो हो रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 16.1 में आपको सैंपल स्पेस बताना है।
डिस्क्राइब सैंपल स्पेस। सारे क्वेश्चंस में सैंपल स्पेस बताना है। जैसे मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, a coin is tossed and a die is thrown. A coin is tossed and a die is thrown. कॉइन को टॉस किया जाता है और डाई को थ्रो किया जाता है। तो अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो 2 आउटकम्स आएंगे, और अगर डाई को थ्रो करोगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, यानी कि टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे। अब आपको ये भी लिखना है कि वो 12 एलिमेंट्स क्या होंगे। तो आप देखिए, अगर कॉइन को उछालते हो तो ये 2 आउटकम्स ऐसे हो जाएंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। अगर कॉइन पे हेड आए तो डाई पे कुछ भी आ सकता है। डाई के लिए 6 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6, और अगर टेल आया है तब भी डाई के लिए 6 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। ये अगर कॉइन को उछाला हेड आया और डाई को उछाला 1 आया, ये एक आउटकम होगा। फिर हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। ठीक है, ये इसका सैंपल स्पेस होगा। तो जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करिए, देखिए आउटकम्स क्या आते हैं, और उनको एक सेट के अंदर बंद कर दीजिए तो वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम। मतलब कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। इफ अ हेड अकर्स, तो अगर हेड आता है, तो दोबारा से कॉइन को उछाला जाता है। ठीक है, तो एक कॉइन को उछाला, उसमें अगर हेड आया तो फिर कॉइन को दोबारा उछाला गया, और अगर टेल आया, इफ टेल अकर्स देन अ डाई इज रोल्ड वंस। तो अगर टेल आता है तो फिर डाई को एक बार उछाला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच, एच टी, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। देखिए इसमें दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। इसमें तो सारे जो इवेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, मतलब एक कॉइन है एक डाई है। यहाँ पे ये 2 अलग तरह के हैं, इसमें दोनों कॉइन को उछाला जा रहा है, और ये अलग तरीके के इवेंट है ना। तो ये तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2 1/6। इसकी 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये 1/2 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, इसकी 1/4 हो गई, और इस 1/2 इंटू 1/6 1/12 हो गई। तो इसको नंबर काउंट करके हम नहीं निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। आगे और भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बस मैं इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब आपको समझा रहा हूँ। तो एक जैसे इवेंट जो है प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है, और जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहती है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। आपको जो भी सिचुएशन दी हुई है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ये सैंपल स्पेस बना दो। हो सकता है कई बार कोई चीज मिस हो जाए, तो आप जैसे ही आंसर चेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी गलती हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर क्लास अरेंज कर दूंगा, है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब कुछ है। अगर आपसे खुद क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आंसर में देख के वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप खुद ट्राई करिएगा, फिर आंसर मैच करिएगा, फिर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर इनके डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको नहीं है। मैं और क्वेश्चंस कराऊं इसके, आप कह लो। सर कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट्स आएंगे तो फिर आप बताइएगा, मैं फिर क्लास रखूंगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज, वैसे सेकंड एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस आएंगे। अब एक्सरसाइज 16.2।
टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है विच नेवर अकर्स, मतलब ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया और आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो डाई में तो 7 आएगा नहीं, तो इसलिए वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और श्योर इवेंट है which is certain to happen, which is certain to happen, जो होगा ही होगा। जैसे आप डाई को उछालते हो और आप बोलते हो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, तो डाई को उछालोगे तो उसमें लेस देन और इक्वल टू 6 सारे नंबर्स होंगे, तो वो जरूर होगा ही होगा। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि 1। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 1। तो इसके बाद आता है सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो एक हो गया, ये दूसरा होगा सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है इवेंट विच कंटेन्स only one elementary event या आउटकम। तो ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ एक ही आउटकम हो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा हो इवेंट विच कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे या आउटकम्स होंगे उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एग्जांपल है a coin is tossed, a die is thrown, and events are, इसमें एक इवेंट बताया हुआ है getting an even number, और दूसरा बताया गया है f getting an even prime number, even prime number। तो आप अगर डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर आप एक डाई को थ्रो करते हैं डाई थ्रोन, तो उसमें सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्री आउटकम्स होंगे, है ना। अब उसमें हमें इवेंट बनाना है। पहला इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, ई इज गेटिंग एन इवन नंबर। तो इस इवेंट में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको हमने इंक्लूड कर लिया। अब आप इसमें देखिए कि कितने एलिमेंट्री आउटकम्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट्री आउटकम्स, यानी कि एक से ज्यादा है। तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे इवेंट के अंदर तो इसका मतलब ये ई इज कंपाउंड इवेंट। तो जो ई है वो कंपाउंड इवेंट हो गया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स है। एफ को देखिए, एफ किस तरह से डिफाइंड है। एफ है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा? आप देखिए इसमें इवन प्राइम नंबर क्या होगा? 2 प्राइम होता है। 4 और 6 इवन है लेकिन प्राइम नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 आएगा। तो आप इसमें देखिए कि सिर्फ एक एलिमेंट है, तो सिर्फ एक एलिमेंट है, इसका मतलब therefore f is a simple event।
तो देखिए जब हम कोई ट्रायल करते हैं तो उससे सैंपल स्पेस बनता है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्री आउटकम्स। अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट्री आउटकम्स हैं तो कंपाउंड इवेंट, और अगर सिर्फ एक एलिमेंट्री आउटकम है, एलिमेंट्री इवेंट है, तो वो सिंपल इवेंट होगा। तो सिंपल इवेंट में एक ही एलिमेंट होता है और कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो देखिए जो इवेंट है वो सेट होता है। तो जैसे सपोज करिए कि ये सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट की तरह बनाता है, क्योंकि सैंपल स्पेस के बाहर कुछ नहीं हो सकता। उसमें सपोज करिए कि ये किसी इवेंट को डिनोट करता है, ठीक, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा ए नॉट। इसको बोलता है इवेंट ए, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को बोलते हैं इवेंट नॉट ए, इवेंट नॉट। तो ये जो ए और ए नॉट है, ए एंड ए नॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसमें इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, और अगर यूनियन करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एस सपोज करिए कोई सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, और ए इवेंट हो गया 1 2 3, ये वाला इवेंट हो गया 1 2 3, तो जो बचा हुआ है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा, नॉट ए। तो ए नहीं होगा तो क्या होगा, 4 5 6। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सैंपल स्पेस में से ए को हटा दीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, उसको क्या लिख सकते हैं, एस में से ए को माइनस कर दीजिए, तो ये एस माइनस ए हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस में से अगर इवेंट को हटा दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है द इवेंट ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो जो ए और बी होता है, ए और बी, वो इन दोनों का यूनियन होता है। यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं और को। तो जैसे एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, उन दोनों का यूनियन कर दो तो हमें एक नया इवेंट मिलेगा ए और बी। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए,
अ डाई थ्रोन वंस, डाई को एक बार उछाला जाता है। इसमें एक इवेंट है ए, गेटिंग अ प्राइम नंबर, और दूसरा इवेंट है बी, गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, और हमें इसमें ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, ए और बी। तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो उसमें ए को बनाइए, ए क्या है, अगर आप एक डाई को उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो डाई को उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस होगा। इसमें ए सेट हो जाएगा गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हो गया 2 3 5, और बी हो गया गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर हो गया 2 4 6। तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये ए और बी हो। तो अगर ये इनमें से कुछ भी आता है तो या तो ए इवेंट होगा या बी होगा। जैसे 2 आता है तो उसमें तो ए और बी दोनों हो गए, 3 आता है तो ए हो गया, 4 आता है तो बी हो गया, 5 होता है तो ए हो गया, और 6 होता है तो बी हो गया। यानी कि इसके होने पे या तो ए होगा या तो बी होगा। फिर दूसरा इवेंट है द इवेंट ए एंड बी, द इवेंट ए एंड बी। तो एंड में ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे, एंड में ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे। तो एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ए एंड बी है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप कोई नई चीज नहीं सीख रहे, ये सब चीजें आपने सेट थ्योरी में पढ़ी है। तो ए एंड बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ए एंड बी कैलकुलेट करना है, ए एंड बी, तो इसका मतलब है हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, तो इसका और इसका कॉमन पार्ट हो गया 2, 2 आ गया। तो अगर 2 आता है तो दोनों इवेंट हो जाएंगे एक साथ, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, इसलिए इसको ए एंड बी बोलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ इवेंट है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, या इसको हम ए एंड नॉट बी भी बोलते हैं, ए बट नॉट बी या ए नॉट बी। तो ये वाला जो इवेंट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए एंड, एंड फॉर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, तो हम ए में से बी को माइनस कर देंगे, ए माइनस बी। जैसे ये ए है तो इसमें से बी को निकाल दीजिए, तो जब आप 2 4 6 को निकालोगे तो 2 इसके साथ चला जाएगा और 3 5 बचेगा, तो ए माइनस बी हो जाएगा 3 5। देखो अगर 3 होता है तो इसका मतलब ए होगा बी नहीं होगा, 5 होता है तो ए होगा बी नहीं होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स विच नेवर अकर साइमल्टेनियसली। ये कभी एक साथ नहीं हो सकते, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। यानी कि अगर इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो एक नल सेट आएगा। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिंपल इवेंट्स में तो एक एक आउटकम्स होते हैं, तो सिंपल इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर दो अलग अलग सेट हैं और दोनों सिंपल हैं, तो एक एलिमेंट पहले के अंदर होगा और एक एलिमेंट दूसरे के अंदर होगा, तो उसमें कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल इवेंट हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। तो डाई को अगर उछालोगे तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें एक इवेंट हो गया गेटिंग एन इवन नंबर, दूसरा इवेंट हो गया गेटिंग एन ऑड नंबर, तीसरा हो गया गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो गेटिंग एन इवन नंबर का क्या मतलब, इवन नंबर हो गया 2 4 6, ऑड नंबर हो गया 1 3 5 और प्राइम नंबर हो गया 2 3 5। अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखिए दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। अगर इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आ सकता है, ऑड आएगा तो इवन नंबर नहीं आ सकता। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये नल सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये ए और बी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, अगर आप बी और सी का इंटरसेक्शन करोगे तो बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 3 और 5 कॉमन आ गए, 3 और 5, एंड दिस इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं। तो इसका मतलब होगा बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो उसमें 2 कॉमन आ गए, ए और सी में 2 कॉमन, तो ये भी नल सेट नहीं होगा। मतलब ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, अगर 2 आया तो ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा, इसका लास्ट आर्टिकल है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो द इवेंट्स in which at least one event is sure to happen। मतलब आप अगर ट्रायल कर रहे हैं तो जितने सेट्स को आप बोल रहे हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, उनमें से कोई ना कोई जरूर होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। तो अगर ए और बी को मिलाने से सैंपल स्पेस बन जाता है तो उसका मतलब है कि आप कुछ भी करोगे तो सैंपल स्पेस से बाहर तो कुछ जा नहीं सकता। तो अगर सैंपल स्पेस बन रहा है तो या तो ए होगा या तो बी होगा, यानी कि कम से कम एक इवेंट तो होगा ही। तो इसके हम ऐसे पता कर सकते हैं, यूनियन निकालने पे अगर सैंपल स्पेस आता है तो वो इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, क्योंकि उनसे बाहर कुछ हो नहीं सकता। सैंपल स्पेस तो सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेता है। यानी कि अगर आप कोई ट्रायल कर रहे हैं और उससे सैंपल स्पेस आ रहा है तो इसका मतलब है कि उससे बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, और सैंपल स्पेस ए यूनियन बी के इक्वल भी है, तो या तो ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे, तो कम से कम एक इवेंट तो होगा ही। तो डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है इसकी, लेकिन इसको चेक कैसे करते हैं? अगर इसको चेक करना हो इनमें कि कौन कौन सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, तो सिंपल सा मेथड है, यूनियन करें ए यूनियन बी। तो अगर इन दोनों को यूनियन करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 1 3 5, ये 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट, तो ये सैंपल स्पेस के बराबर हो गए। तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, यूनियन करिए, अगर सैंपल स्पेस आता है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, और अगर सैंपल स्पेस नहीं आता है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं। फिर देखिए हम करते हैं बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन निकाल, तो हो जाएगा 1 2 3 5, इसमें 4 ही एलिमेंट, तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। तो उनके नाम में ही पता लग रहा है, जैसे एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब है कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ इवेंट होगा। तो तभी हो सकता है जब यूनियन से सैंपल स्पेस आ जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड से बना है, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को एक्सक्लूड कर देता है। तो ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, यानी कि उनका इंटरसेक्शन एक नल सेट होगा, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, है ना। तो सिंपल का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट होगा। कंपाउंड सिंपल से मिलके बनता है, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। ए एंड बी इंटरसेक्शन, ए और बी यूनियन, वो सब सेट थ्योरी वाली डेफिनेशंस है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 16.2। एक्सरसाइज 16.2 के एग्जांपल्स पढ़िए बेटा, सारे एग्जांपल्स को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करिए। एग्जांपल्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, आपको कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सारे एग्जांपल्स को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करिए।
तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो एक इवेंट हमने ले लिया HHH और दूसरा इवेंट ले लिया TTT। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो गया। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसको हम लिखेंगे गेटिंग ऑल हेड्स और ये हो गया गेटिंग ऑल टेल्स। सेकंड पार्ट, 3 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट्स बताने हैं आपके पास, 3 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए और तीनों को मिला के यूनियन करके सैंपल स्पेस भी बन जाना चाहिए। तो देखिए पहला इवेंट हम ले लेते हैं एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड मतलब एक से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें ये 0 हेड्स आ जाएगा और ये आ जाएंगे एक हेड वाले केस। तो इसके अंदर 0 हेड और एक हेड वाले केस बन जाएंगे। फिर बी 2 हेड्स, 2 हेड्स में ये आ जाएंगे HHT, HTH और THH। और फिर C हो जाएगा 3 हेड्स, 3 हेड्स में ये आ जाएगा। तो देखिए पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया। तो यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा और किन्हीं भी 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये A इवेंट अलग है, B इवेंट अलग है और C अलग है। तो A इंटरसेक्शन B is null set, B intersection C is null set, A intersection C is null set। तो इसका मतलब हो गया therefore A, B, C are mutually exclusive। तो ये mutually exclusive हो गया। और अगर इनका यूनियन करोगे A यूनियन B यूनियन C तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो यूनियन करोगे तो ये सब आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया A, B, C are exhaustive events। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आई आपको इसमें?
सर इसमें एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों एक साथ निकालना है। हाँ, वो जो इवेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और तीनों को मिला के सैंपल स्पेस भी बन जाना चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो देखें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी सी में कुछ कॉमन नहीं है और ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इन तीनों का अगर यूनियन करोगे, इन तीनों का यूनियन करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, है ना। तो यूनियन करने पे सैंपल स्पेस बन जाएगा, मतलब एग्जॉस्टिव। क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू। टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे इवेंट बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब होगा कि उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। Two events which are not mutually exclusive. At most one heads. ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा टी टी टी, जीरो हेड्स और वन हेड, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। एक इवेंट हो गया और दूसरा इवेंट हो गया नो हेड्स, ए टी 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 हो, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें से ये वाला एलिमेंट कॉमन आ जाए, टी टी, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू नल सेट, नल सेट नहीं। So therefore, A and B are not mutually exclusive. ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट पूछा है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो देखिए ये इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए, यानी कि यूनियन करने पे सैंपल स्पेस नहीं बनना चाहिए। तो ए जैसे हमने ए लिया, हमने टू हेड्स, तो टू हेड्स में ये सारे केसेस आ रहे हैं, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, और बी हमने ले लिया थ्री हेड्स, थ्री हेड्स में आ गया एच एच एच, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और अगर इन दोनों का यूनियन करोगे ए यूनियन बी, तो इसमें तीन और एक चार एलिमेंट आएंगे, इसमें आठ एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो यूनियन करने पे सैंपल स्पेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव, ए और बी जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बताने 3 इवेंट्स which are mutually exclusive but not exhaustive। मतलब ऐसे 3 इवेंट बताने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो लेकिन यूनियन करने पे सैंपल स्पेस ना बने। Three events which are mutually exclusive but not exhaustive। तो ये इवेंट एक्सक्लूसिव होने चाहिए लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। तो हमने लिया 1 हेड्स, एक हेड वाले केस, 2 हेड्स वाले केस और 3 हेड्स वाले केस। तो इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है क्योंकि इसमें एक हेड वाले केस आएंगे, 2 हेड वाले और 3 हेड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। और 0 हेड्स वाला केस जो है वो मिसिंग है, तो इसलिए सैंपल स्पेस भी नहीं बन सकता यूनियन करने। तो 1 हेड वाले केस 3 केस आ जाएंगे। ये 1 हेड वाले केसेस हो गए HTT, THT और TTH। फिर 2 हेड्स वाले केस HHT, HTH और THH और 3 हेड्स वाले केस TTT। तो A इंटरसेक्शन B निकालो, नल सेट आएगा। B इंटरसेक्शन C निकालो, नल सेट। और A इंटरसेक्शन C निकालो तो ये भी नल सेट। Therefore A, B, C are mutually exclusive। और यूनियन करोगे A यूनियन B यूनियन C तो आ जाएगा HTT, THT, TTH, HHT, HTH, TH और T। इसमें साथ ही एलिमेंट होंगे। This is not equal to sample space। Therefore A, B, C are not। Therefore A, B, C are not mutually exhaustive। Mutually exhaustive नहीं होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो आपने केसेस लिए हैं ABC, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं ना, जैसे वन टेल कुछ भी ले सकते हो, मतलब इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। सर 3 लेना है या फिर उससे ज्यादा कम भी ले सकते हैं? ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 3 इवेंट्स, वो तो 2 लेने हैं या 3 लेते हैं वो तो क्वेश्चन आपको बताएगा। ओके सर। जैसे उसमें पूछा हुआ कि 2 इवेंट्स को डिस्कस करना है या 3 इवेंट्स को, नंबर ऑफ इवेंट्स तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2 डाइस आर थ्रोन। अगर आप 2 डाइस को थ्रो कर, 2 डाइस आर थ्रोन, तो उसमें कुल कितने आउटकम्स आएंगे? तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2, ऐसे 1 6 तक 6 एलिमेंट आएंगे। फिर 2 1 2 2 2 6 ऐसे, फिर 3 1 4 1 5 1 6 1 और ये 6 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें? 6 into 6, यानी कि टोटल 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप 2 डाइस को एक साथ उछालते हो तो उसमें टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। अब इसमें इवेंट्स दिए हुए हैं, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम, ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट टाइम।
तो फर्स्ट टाइप पे इवन नंबर आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? फर्स्ट टाइप पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन सेकंड टाइप पे तो नहीं बताया हुआ, तो सेकंड टाइप पे कुछ भी हो सकता है। 2 1 से लेके 2 6 तक के एलिमेंट्स आएंगे, फिर 4 1 से लेके 4 6 तक के एलिमेंट्स आएंगे, और फिर 6 1 से लेके 6 6 तक के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स इसी में से सेलेक्ट करना है। तो जिसमें फर्स्ट टाइप पे, जैसे ये फर्स्ट टाइप पे इवन नंबर है, तो ये सारे आ जाएंगे 2 1 से लेके 2 6 तक। फिर 4 वाला सेक्शन आएगा 4 1 से लेके 4 6 तक, और 6 वाला सेक्शन आएगा। ये ए इवेंट हो गया। फिर बी दिया हुआ है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टाइप, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में ऑड नंबर होना चाहिए। तो जो बचे हुए हैं वो अब आ जाएंगे 1 1 से लेके 1 6 तक, फिर 3 1 से लेके 3 6 तक, 5 1 से लेके 5। ये भी हो गया। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन 5। जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो मिनिमम सम हो सकता है 2, यानी कि 1,1। फिर 3 हो सकता है, 3 के दो केस बनेंगे, 1 2 एंड 2 1। फिर 4 हो सकता है, 4 के 1 3 3 1 और 2 2। और फिर 5 हो सकता है, तो 5 हो जाएगा 1 4 4 1 2 3 और 3 2। तो ये हो गया सम इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये एबीसी है। अब आपसे पूछा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस माइनस ए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से अगर ए को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ये 18 एलिमेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आता है, तो वो बचेंगे जिनमें फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आएगा। तो एस माइनस ए करोगे तो बी के इक्वल आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। बी ये लिखा हुआ है, इसी को दोबारा लिख दीजिए, क्योंकि फर्स्ट डाई पे या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इसको छोड़ोगे तो ये आ जाएगा। सेकंड में पूछा है नॉट बी। नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एस माइनस बी। तो सैंपल स्पेस में से अगर बी को हटाओगे तो एक एक तो ए ये लिखा हुआ। फिर थर्ड केस में पूछा है ए और बी। ए और बी, ए और बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी। तो देखिए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई 18 ये आ गए, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ सेकंड डाई 18 ये हो गए, टोटल 36 आउटकम हो गए। कॉमन कुछ नहीं है, या तो इवन होगा या ऑड होगा। ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस ये लिखा हुआ ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो इन सभी में फर्स्ट पे इवन नंबर है, इन सभी में फर्स्ट पे ऑड नंबर है, तो कुछ भी कॉमन तो नहीं आ सकता। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नल सेट। तो ए एंड बी इज अ नल सेट। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी। तो ए होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए माइनस सी, ए में से सी वाले एलिमेंट निकाल। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें से निकलेंगे? ए के अंदर से सी वाले एलिमेंट्स निकलेंगे, है ना। तो ए के अंदर कौन कौन से हैं? फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, तो इसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर किसमें? एक तो 2 1 हट जाएगा, एक 2 2 हट जाएगा, एक 4 1 हट जाएगा, तो ये हट जाएगा 2 1 2 2 एंड 4 2। तो इसमें ए माइनस सी में एक तो 2 1 नहीं आएगा, ये 2 1 ये एलिमेंट नहीं आएगा, उसके बाद के सारे एलिमेंट आएंगे। 2 2 भी नहीं आएगा, फिर 2 3 से लेके 2 6 तक के एलिमेंट आ जाएंगे। फिर 4 1 हटना है, 4 1 ये नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। और फिर 4 2 से लेके 4 6 तक के एलिमेंट आएंगे।
और फिर 6 वाले तो इसमें है ही नहीं, तो ये सारे एलिमेंट 6 1 से लेकर 6 6 तक के एलिमेंट्स आ गए। ये ए बट नॉट सी होगा। ऐसे आप कर लोगे, ये तो सेट लिखे हुए हैं, है ना। सेट थ्योरी से बी एंड सी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट थ्योरी का सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे ना आगे इसको? यस सर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करो। If S is equal to sample space of equally likely outcomes, आपके सिलेबस में यही है, इक्वली लाइकली आउटकम्स ये हैं। जो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे वो आप फिर 12th में पढ़ोगे। तो आपके सिलेबस में अभी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। शुरू में इसका एग्जांपल भी आपको बताया। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस पी ई। तो इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसका दूसरा नाम भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ए और बी या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों को हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी occurring together, ए और बी एक साथ होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ए एंड बी को इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी से, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए जरा इसका वेन डायग्राम से इसको समझिए, ये ए है, ये बी है, हमें इस वाले सेक्शन की प्रॉपर्टी निकालनी है ना। तो ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है पी ए, ये तो पी ए हो गया, इसमें से इस वाले पार्ट की प्रॉपर्टी हमें माइनस करनी है। ये क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से सिर्फ एक हो, दोनों एक साथ ना, यानी कि अगर ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा। इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी और नॉट ए एंड बी। ए एंड नॉट बी और नॉट ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा? ये देखो, ये पूरा हो गया पी ए यूनियन बी और ये बीच वाला पार्ट हो गया पी ए। तो पी ए यूनियन बी कैसे निकालना है वो पहले ही हमने पी ए और बी का फॉर्मूले में पढ़ा है। तो पी ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से पी इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेंगे। फिर है 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉट बी, ना तो ए हो ना बी हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है डी मॉर्गन लॉ, ये ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट होता है। ए यूनियन बी फुल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी कैसे निकालता है? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। एट्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। ये एंड है, ये और है, तो एंड और का फर्क है। तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और के लिए यूनियन नॉट बी, नॉट ए यूनियन नॉट बी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ए यूनियन बी का फुल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी जो होल कॉम्प्लीमेंट है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। देखिए, अगर कोई ये सैंपल स्पेस है ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेके ओमेगा एन तक, डब्ल्यू एन, दीज आर एलिमेंट्री यूनिट्स। तो उसमें देखिए कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। डब्ल्यू आई मैंने ले ली, मतलब इसमें से किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी और इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, अगर आपको एलिमेंट्री इवेंट्स की वैलिडिटी चेक करनी है, मतलब ये एलिमेंट्री इवेंट्स ठीक है या नहीं, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए और जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपको चेक करनी है। ये आप एक्सरसाइज 16.3 और मिसलेनियस 16 करेंगे और शाम को बताइए कि किस टाइम हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।
4 बजे रख लूं क्लास? सब कंफर्टेबल है 4 बजे? 1 घंटे की क्लास में हो जाएंगे ये दोनों एक्सरसाइज। सजेस्ट करिए बेटा क्या करूं? सर 4:30 रख लो। ठीक है, तो 4:30 PM आपकी क्लास है। आप ये दोनों एक्सरसाइज करके रखोगे, है ना? एक्सरसाइज 16.3 और मिसलेनियस 16। ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, आप थ्योरी को पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4:30 बजे क्लास होगी ना? और आपके और भी कोई डाउट्स आते हैं तो उनको भी आप निकाल के रखिएगा। ओके सर। ठीक है बेटा, 4:30 क्लास रखते हैं।